अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन असलम शाह साहब। हसन असलम शाह लॉयर बेस्ड है मिडिल ईस्ट, हार्वर्ड लॉ स्कूल से इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया इंटरनेशनल लॉ में। वेलकम सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। ब्रॉडशीट के हवाले से आपसे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मैं आगाज करता हूँ। ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान ने कानूनी और बुनियादी गलतियां क्या की आपकी नजर? जी थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी तारीख आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये कानून जो था, ये जो एग्रीमेंट था, ये क्या था, इसके अंदर जो थे क्या क्या नुकात थे और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपकी गलती थी जिसकी वजह से आपको आगे खुमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो एग्रीमेंट था, इसका नाम था जी एसेट रिकवरी एग्रीमेंट। ये दो एग्रीमेंट साइन हुए थे आपके। एक हुआ था जून 2000 में और दूसरा साइन हुआ था आपका उसी साल में जुलाई के महीने में। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट थे ये साइन हुए थे पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नैब विद ब्रॉडशीट एलएलसी, एक एग्रीमेंट। और दूसरा साइन हुआ था पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नैब विद इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। ठीक है जी, ये दो एग्रीमेंट हो गए। अच्छा, अब इन दोनों एग्रीमेंट्स का जो स्कोप था वो था एसेट्स रिकवर करना। एक एग्रीमेंट जो था उसका जो जुरिस्डिक्शन थी वो यूरोप थी, दूसरा एग्रीमेंट जो था उसकी जुरिस्डिक्शन कुछ और थी, यानी आपने रिकवरीज किसी और जगह से करनी थी। अच्छा, जो सबसे पहला जो इसमें फ्लॉ था एग्रीमेंट में, जो मुझे नजर आया है, क्योंकि मैंने आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है जिसमें ये सारा जो फैसला किया है आर्बिट्रेटर ने, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें जो सबसे पहला फ्लॉ था वो ये था कि आपने जब ये एग्रीमेंट एंटर किया तो आपने वो नहीं किया जिसको हम कानून में कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस से ये मुराद होती है कि आप ये पता करते हैं कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनकी जो है कैपेसिटी क्या है, उनका जो है क्या वो आपके साथ जो वादा कर रहे हैं क्या वो पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये जो कंपनी थी ब्रॉडशीट एलएलसी, जिसके साथ आपने एक एग्रीमेंट किया, एसेट रिकवरी एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया है, जो कि जून 2000 में किया, इस कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन थी, यानी इसकी जो बुनियाद पड़ी, वो एग्रीमेंट से सिर्फ 2 महीने पहले पड़ी। ठीक है। और इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल था, यानी इस कंपनी के अंदर जो पैसे मौजूद थे, वो सिर्फ 200 पाउंड स्टर्लिंग थे, जो कि 40-45 हजार रुपए बनते हैं पाकिस्तान के। अच्छा, अब ये लोग जो एग्रीमेंट कर रहे थे, ये एआरए आपके साथ जो दो आपके साथ किए, उनकी पहले भी एक कंपनी थी जिस कंपनी के थ्रू उन्होंने एग्रीमेंट करना था, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट इन दो कंपनीज के नाम पे किया, एक इंटरनेशनल एसेट रिकवरी और एक ब्रॉडशीट एलएलसी। लेकिन ब्रॉडशीट के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका जो शेयर कैपिटल था वो सिर्फ 200 पाउंड स्टर्लिंग था। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एग्रीमेंट उनके साथ क्या किया? आपने एग्रीमेंट उनके साथ ये किया कि जी हमें आपने रिकवर करके देने हैं एसेट्स। ठीक है। और वो जो एग्रीमेंट था, एसेट रिकवरी एग्रीमेंट, उसके साथ था एक स्केड्यूल था या अनेक्शर था, जिसके अंदर आपने उनको नाम लिख के दिए कि ये अशखास है जिनके पैसे जो है वो आपने रिकवर करने। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो जो एग्रीमेंट है उसमें जो एक, अब ये जो एग्रीमेंट है इसका मकसद है एसेट्स रिकवरी। जो कानून दान होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिसिंग इंटरनेशनल लॉयर हूं, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि जी मैंने एग्रीमेंट करना है एसेट रिकवरी का, या मैंने एग्रीमेंट करना है गाड़ी खरीदने का, या मैंने एग्रीमेंट करना है किसी और चीज का, घर खरीदने का, तो उस एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो होगा एसेट रिकवरी या गाड़ी या घर। ठीक है, जिस जिस मकसद के लिए आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं। तो अब वो जो सब्जेक्ट मैटर है आपका एग्रीमेंट का, इस एसेट रिकवरी एग्रीमेंट का, वो था एसेट्स। अच्छा, अब वो जो टर्म है, यानी जो वर्ड है एसेट्स, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, इससे क्या हुआ कि आपका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आ गई एम्बिग्विटी, यानी आप जो है, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर, अबहाम आ गया उसके अंदर। अब अबहाम जब आ जाए किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, तो क्या होता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी जो तशरीह है, वो किसी भी तरफ जा सकती है। जो मुद्दई होते हैं उसमें एक जो है वो कहेगा इसका मकसद था, इसका मतलब ये था, दूसरा कहेगा इसका मतलब ये था। आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो वर्ड एसेट्स था, इसकी आपने डेफिनेशन नहीं डाली। और आगे जाके जब ये मैटर आर्बिट्रेशन में गया, तो वहां पे नैब ने कहा जी कि हमने जब ये एग्रीमेंट किया था तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि एसेट से मुराद वो एसेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के बाहर है। अच्छा, ब्रॉडशीट एलएलसी ने जब ये उस आर्बिट्रेशन केस के अंदर जो उन्होंने फाइल किया था, जब उसमें डिफेंड उन्होंने जब फाइल किया, उनकी जो रिप्लाई थी पाकिस्तान की, ये जो मैंने आपको बात बताई कि पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि एसेट्स होंगे अब्रॉड, तो नैब ने कहा, उन्होंने आपकी ब्रॉडशीट ने कहा नहीं,
हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि इट इंक्लूड्स एसेट्स इन पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम आने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि आपने जो कॉम्पनसेशन रखी थी, जो यानी जो एसेट रिकवरी करनी थी, उसमें जो शेयर मिलना था ब्रॉडशीट एलएलसी को, वो था 20% ऑफ द एसेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब उस क्लॉज के अंदर जहां पे, क्योंकि देखिए जो ब्रॉडशीट एलएलसी थी वो एक एसेट रिकवरी फर्म थी, तो उन्होंने एक परसेंटेज आपसे ली थी कि ये परसेंटेज हम लेंगे अगर हम आपके एसेट्स रिकवर करेंगे। तो वो क्लॉज जहां पे लिखा हुआ है कि 20% उनको मिलेगा, वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। वहां पे ये लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द एसेट्स रिकवर्ड वेदर दोज एसेट्स आर रिकवर्ड विद और विदाउट द एफर्ट्स ऑफ ब्रॉडशीट। यानी ब्रॉडशीट का अगर उसमें कोई रोल ना भी हो तो आपको 20% जो है ब्रॉडशीट को देना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज जो एक एक इंटरनेशनल लॉयर के तौर पे मेरे जहन में आई, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे सर्विसेज जो है वो तो ब्रॉडशीट प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को और नैब को, लेकिन इसको पढ़ के तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज नैब को। ये कौन सा एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप एक सर्विस प्रोवाइडर को 20% कट दे रहे हैं एसेट्स रिकवर करने का, बेशक वो उसकी एफर्ट से अचीव हुआ हो या ना हुआ हो। यानी ये सबसे एक अजीब और गरीब चीज थी जो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नजर आई। सर ठीक है, इसकी अच्छा जो जी। मादी था, जो इसके हकायक थे वो आपने बता दिए। अब काइंडली ये फरमाइएगा कि जो हमारी जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में जो कमीशन बना है, अब हुकूमत पाकिस्तान और इस कमीशन के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पहली बात तो जो कमीशन बना है उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई हैं वो मैंने देखी हैं और वो मुझे बहुत अच्छी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगी हैं। उसके अंदर कोई आपके जो मेरे ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उसके अलावा जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक बड़ी डिटेल्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ब्रॉडशीट एलएलसी और इसके अलावा और भी जो जो केसेस हैं, जिसमें अभी एक बहुत बड़ी तलवार जो हमारे सर पे लटक रही है वो रेको टिक्की है, जिसमें 5.8 बिलियन डॉलर की पेनल्टी आपके मुल्क पे इम्पोज हुई है। तो ये सारे जो केसेस हैं इनकी आपने डेप्थ में जाना है, आपने देखना है कि ये केसेस किस तरह मिस हैंडल हुए। इसमें आर्बिट्रेशन में जो पाकिस्तान का कॉन्डक्ट था वो क्या था, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्रेशन के लिए हमने इंटरनेशनल लॉ फर्म्स ली थी जिनकी फीस जो थी वो भी मिलियंस में होगी। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी सिर्फ फीस। तो उसमें किसने मिस हैंडल किया, क्या क्या करप्शन हुई, क्या क्या बैकडोर हैंडलिंग हुई, क्योंकि इन एग्रीमेंट्स को जो मैंने आपको बताया एसेट रिकवरी एग्रीमेंट, इसके अंदर बाद में सेटलमेंट एग्रीमेंट भी हुए जिसमें गलत पैसे दिए गए लोगों को। तो इसलिए ये जो कमीशन बनाया गया है वो ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये एग्रीमेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट क्यों हुआ, ये सारा मिस हैंडल किस तरह हुआ, इसके अंदर कौन कौन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिस हैंडल किया। क्योंकि देखिए इमरान, ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारी कौम के साथ कि हमारे अपने लोगों ने जो है इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ, आपने इस मुल्क को आपने लूटा। इसलिए ये जो कमीशन बना है ये अब इस सब को जो है इसको होपफुली जस्टिस अजमत सईद साहब एक बड़े ऑनेस्ट बड़े इंटेग्रिटी वाले आपके एक्स जज हैं, उम्मीद ये है कि वो इसकी डेप्थ तक पहुंचेंगे। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, किसी भी इंटरनेशनल लॉयर या कंसल्टेंट्स की मदद भी ले सकते हैं और उनको मदद लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक आदमी इसको नहीं जो है इसकी डेप्थ तक पहुंच सकता। राइट। तो सर इसमें आप नैब का किरदार किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जब जनरल अमजद चेयरमैन नैब थे और फारूक आदम खान जो थे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। तो आपकी ये नहीं समझते कि कानूनी टीम से ज्यादा नैब ने इसको मिसहैंडल किया? देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि किसकी गलती ज्यादा है, लेकिन मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि एक अंग्रेजी का वर्ड होता है ओवर जेलस, ओवर एम्बिशियस। तो ये आपने एक उस वक्त जो था ना, एक आपने एक आप ये कह लीजिए कि एक आपने स्लोगन बनाया हुआ था कि हम जो है करप्शन के पैसे वापस लेके आएंगे। हर हुकूमत जो पाकिस्तान में आई है उसका मकसद यही रहा है कि हमने कुछ शो करना है, लोगों को पॉलिटिकल माइलेज लेनी है। तो उस जमाने में जनरल अमजद साहब थे, वो एक बड़े अच्छे इंसान है, वैसे उनकी आर्बिट्रेटर ने भी तारीफ की है उनकी ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की। लेकिन इमरान साहब, बात मैं करूंगा एक कि वो उनका काम नहीं था ये एग्रीमेंट जो था उसको साइन करवाना। एक जनरल जो होता है ना उसका काम होता है बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स को जो है वो गाइड करना, वो नैब के मैटर्स को हैंडल नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझे, वो बहुत अच्छे जी जी इंसान है, बिल्कुल। बड़े नेक इंसान है। जाफर मार। लेकिन उन्होंने उन्होंने जब ये किया, उनकी बाकायदा स्टेटमेंट है आर्बिट्रेशन अवार्ड में जिसमें उन्होंने ये कहा है
आर्बिट्रेटर को कि मैं मानता हूं कि इस एग्रीमेंट के अंदर ये जो वर्ड एसेट्स है इसमें इबहाम है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो एक शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन वो जाके अगर ऐसी बात करेंगे एक आर्बिट्रेटर के सामने, तो आर्बिट्रेटर तो कहेगा ना जी कि आपकी गलती है। देखिए, जो शख्स जो एक किसी भी इदारे का जो है वो सरबराह होता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी होती है ना। तो नैब की बहुत गलतियां हुई, बहुत ब्लंडर्स हुए, और इस आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर ऐसे ऐसे आपके कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, वकला भी हैं इसके अंदर, जिन्होंने इसको बेइंतहा मिसहैंडल किया। सवाल ये पैदा होता है कि ये एग्रीमेंट बनाए किसने थे, ये इस तरह के, ये तो ऐसा एग्रीमेंट है जो कि मैं एक मतलब एक लोकल क्लाइंट के लिए भी ना बनाऊं इस तरह का एग्रीमेंट। तो ये आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और ये उम्मीद की जाती है कि जस्टिस अजमत सईद साहब और उनके साथ जो भी अशखास जो है वो उनकी मदद करेंगे, वो इसकी बॉटम तक पहुंचे, ताकि इस कौम को जो है, खुदारा इस कौम को आप इसका खून चूसना जो है बंद कर दें। सर, जो हुकूमत पाकिस्तान ने $29 मिलियन की अदायगी की है, आपके ख्याल में ये करनी चाहिए थी? किस तरह का प्रेशर था और जल्दी क्या थी हुकूमत पाकिस्तान को $29 मिलियन की अदायगी करने के? इमरान भाई, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड था जिसमें आपको लायबल करार दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट में आपने अपील की उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को, और उस हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, और सही रीजन दिए उन्होंने रिजेक्ट करने के। उसके बाद उन्होंने आपका जो, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपके अकाउंट्स जो थे आपके पाकिस्तान कॉन्सुलेट के, उसको अटैच कर लिया था या उसको सीज कर दिया था। ये पैसे तो आपने देने थे ना। देखिए, आपने हमाकतें की 20 साल, आपने जो है, आपने अपना घर जो था उसको ऑर्डर में नहीं रखा, आपने बेवकूफी के ऊपर बेवकूफी की। उसके बाद ये पेनल्टी पड़ी, कोई मेरा ख्याल है $4500 कुछ दिन की आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रही थी, तो पेमेंट तो आपने करनी थी। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते तो दुनिया के अंदर कोई आपके साथ डील ही नहीं करेगा। आप देखिए, ये जो दुनिया है ना इमरान, ये डील करती है उन लोगों के साथ जिनको पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, उन लोगों के साथ डील करती है जो कि सॉल्वेंट होते हैं, यानी उनकी जेब में पैसे होते हैं। ये सच मैं आपको बता रहा हूं, ये एक फैक्ट है लाइफ का। जिस तरह इंडिविजुअल्स की डीलिंग होती है, उसी तरह ममालिक की भी डीलिंग होती है। अगर आप ये पैसे ना देते तो आप ब्लैकलिस्ट हो सकते थे, दुनिया आपके साथ डील नहीं करेगी। पहले ही इन इन केसेस की वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो बहुत सीरियसली डैमेज हुई है। और मैं आजकल ये आर्टिकल्स लिख रहा हूं, मैं टॉक शोज कर रहा हूं, उसका मकसद यही है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है एज अ पाकिस्तानी कि मैं इन चीजों के बारे में बताऊं, कि जो मेरा थोड़ी बहुत जो मेरी इल्म और मेरी नॉलेज है वो लोगों से शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि हम ये हुआ क्या है इस पूरे केस के अंदर। सर, आपने टीओआरस भी देखे, आपने पढ़े भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि टीओआर पढ़ने के बाद उनकी रोशनी में जो कमीशन बनना है, जो इसमें मुलव्वस लोग हैं, उनको सजा दे पाएगा देखिए, मैं या इमरान उनका तयन कर इसमें पाएगा? मैंने, जी देखिए, तयन करना जो है वो तो हो सकता है, अगर नीयत सही हो और सही लोग इसके ऊपर काम करें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें किस किस के नाम आएंगे। इसमें बहुत लोगों के नाम आएंगे, बहुत शुरफा के इसके अंदर नाम आएंगे, बड़े बड़े जो आपके प्लेयर हैं, जो आपका खून चूसते रहे, उनके नाम आएंगे। तो ये इतना आसान नहीं होगा मेरे भाई। जब इंसाफ की तलवार आपने जब इस्तेमाल करनी होती है ना, तो उसके अंदर आपका अपना भी अगर हो तो अल्लाह का हुक्म है कि उसकी भी गर्दन काट दो। उसके अंदर अल्लाह के इंसाफ के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा सगा है या ये है। हमारे पास एग्जाम्पल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने कहा था, मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी करती मैं उसका हाथ काट देता। क्या आपके अंदर ये जुर्रत है? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। नहीं सर, आप जैसा कि कह रहे हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर पीएमएलएन के लोग आते हैं, शरीफ फैमिली आती है, सरदारी फैमिली आती है, पीटीआई के कुछ लोग आते हैं, जर्नैल इसमें आते हैं, तो आया कि इमरान खान की हुकूमत में उनका हिसाब हो पाएगा, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, बस ऐसे ही है, सियासत ही होगी इस इशू पे? देखिए जी, देखिए, देखिए, मुझे इतना जरूर पता है कि इमरान खान साहब एक बहुत सिंसियर इंसान है, एक बहुत ही अल्लाह ताला का करम हुआ है। मैं पर्सनली उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। और उनकी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस, सबसे पहली चीज जो होती है ना इमरान, किसी भी चीज में दुनिया में कोई भी आप काम करें, आपको सबसे पहली चीज चाहिए नियत। नियत जो होती है वो सबसे पहली चीज है। उनका उनका जो पर्पस है वो बहुत नेक और बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आगे किस तरह ये जाता है, ये अभी वक्त जो आएगा उसमें हमें पता लगेगा कि क्या इसके जो है, इसका जो मंतकी अंजाम है, क्या हम उस तक पहुंच पाएंगे, क्या ये जो सारा एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो इतना एक अच्छा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इतने कॉम्प्रिहेंसिव
और एक अच्छे, एक इंटेग्रिटी वाले एक शख्स को आपने, जज साहब को आपने इसका सरबराह बनाया, क्या ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, ये आगे जाके देखा जाएगा। उसमें सबसे बड़ा सवाल मैंने आपको बता दिया, मैं आज आपको बता रहा हूं दोबारा कि इसमें बहुत बड़े बड़े आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, इसमें ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये कहते रहे हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं, उनके भी नाम आएंगे। तो इसको क्या आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि आप उसको बता सकें? ये वक्त बताएगा। ये बड़ा सवाल है। अच्छा सर, अभी आपने ज़िक्र भी किया कि इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी ये कमीशन में खिदमात हासिल ले सकता है। अगर ये कमीशन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें कुछ दें, इसके लिए कुछ करें, तो आप तैयार हैं अपनी खिदमत यार देने के लिए? मैं इतना कोई एक जज्बाती सी बात करूंगा, मेरी तो जान भी अपने मुल्क के लिए हाजिर है। ये काम तो बहुत छोटी सी चीज है, दिस इज नथिंग। अगर मेरी खिदमात हासिल करी जाए, मुझे कहा जाए कि इसके बारे में बताएं किसी भी किस्म का, ये मेरा मुल्क है, मेरा, ये कहते हैं ना कि आपने अपनी धरती जो होती है उसका आपने कर्ज चुकाना होता है। तो मैं जो हूँ आज, जो भी हूँ, मैं बेशक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेहतरीन लॉ स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी जो भी रेपुटेशन है, सब कुछ है, वो अपने मुल्क की वजह से हूँ। मतलब मैं अगर ये कहूं कि जी मैंने अपना कोई कमाल कर दिया, तो ये कुछ भी नहीं है। मेरा जो कुछ है वो मेरा मुल्क है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। बाकी इंसान जो होता है वो बड़े बड़े क्लेम कर लेता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और मैं जो कुछ हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की वजह से हूं, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। किसी भी किस्म का अगर मेरे से, मेरे कलम की जो है जरूरत पड़ी, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है उसकी जरूरत पड़ी, कुछ भी पड़ी, तो उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। सर, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में जो करप्शन बढ़ी है, तो आया कि ये तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाकामी है या पीटीआई हुकूमत का जो बयानिया था करप्शन के खिलाफ, वो दम तोड़ चुका है? यार इमरान, एक बात मेरी याद रखना, आप देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं हमें चाहिए ये पता करने के लिए कि पाकिस्तान में करप्शन है कि नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन है, ये सबको पता है, और ये एक बहुत बड़े बड़े आपके माफियाज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये नंबर जो है, इसके अंदर जाहिर है रैंकिंग हमारी कम हुई है, और कुछ लिहाज से जो है हम, मतलब है कि कुछ कुछ एरियाज के अंदर हम 4 पॉइंट भी नीचे गिरे हैं। लेकिन ये नाकामी कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि अभी इमरान खान साहब जो है वो भी पिछले 73 साल का गंद साफ कर रहे हैं। ये गंद कोई साफ करना कोई आसान काम है? आप जिधर जाते हैं आपको, मतलब है कि आप, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, चोर उचक्के, गुंडे, बदमाश, लुटेरे, उनसे आपको वास्ता पड़ता है। तो इसको जो है ना, आप, मतलब है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी उम्मीद थी कि कुछ ज्यादा होता, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है करप्शन का। आपको अपना पूरा जो मुल्क है इसके अंदर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है वो एक आसान काम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, इस सारा का सारा जो, ये जो सारे मसाइल हैं आज, ये जो हम बैठ के ये ब्रॉडशीट डिस्कस कर रहे हैं, या हम और केसेस डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, इन सारों का हल जो है वो है कि आप बतदरीज जो है अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको आप डेवलप करें, लोगों को रोटी रोजी दें। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पे खड़ा करें। जब आप अपने पैर खड़े हो जाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी हो जाएगी, दुनिया आपकी जंगें भी लड़ेगी, कश्मीर भी आपको, दुनिया जो है आपके लिए दुनिया आगे कश्मीर लेके देगी आपको। ये जिस तरह वो 1990 में आपने देखा था ना कि जब ये कुवैत के ऊपर हमला किया था सद्दाम हुसैन ने, तो सारी दुनिया लड़ने के लिए कुवैत के लिए पहुंच गई थी। वो क्यों पहुंची थी? क्योंकि उनकी इंटरेस्ट थी। तो जब आपकी जेब में पैसा होता है, आपकी इज्जत होती है, तो सारी दुनिया आके आपकी जंगें लड़ती है, आपके मसले जो है हल करती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, और हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम सब अपने तरीके से जो जो हो सके, छोटा छोटा, हम पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें, अपने मुल्क के लिए, ताकि हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। और फिर उसके बाद जो है, फिर इंशाल्लाह ये सारे जो काले बादल है, ये जो छाए हुए हैं हमारे सर पे, ये ढल जाएंगे इंशाल्लाह। सर, इसी नथी क्वेश्चन के पाकिस्तान में शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट है। आप उसकी कारकर्दगी को किस तरह देखते सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलेंगे आप हैं? प्लीज? सर, शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट को पाकिस्तान में हैंड करते हैं। आप उनकी कारकर्दगी और एसेट रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी को किस तरह देखते देखिए, अभी तक जो उन्होंने जो जो उन्होंने क्लेम किए हैं, वो मेरे ख्याल में अगर वो पब्लिक डोमेन में ले आएंगे तो उसके बाद बहुत चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक जो एक मैंने चीज नोट की है वो ये है कि पीटीआई ने जो करप्शन का जो सारा जो एक उनका जो नैरेटिव है, अभी तक उस नैरेटिव को उन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया गवर्नमेंट को। अब
क्या इसके पीछे कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्या इसके पीछे कोई वजूहात है पॉलिटिकल सियासी, ये मुझे, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपकी गाड़ी एक तरफ चल रही है उसको अब चलने दिया जाए ताकि वो एक अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे। वो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, उन्होंने जो है क्लेम किए हैं काफी सारे बड़े बड़े। अब वो क्लेम जो है वो शो करें पब्लिक को कि ये चीजें हैं मैंने रिकवर की हैं, और उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमें करप्ट नहीं करेगी। हमें हमारी जो करप्शन एंटी करप्शन नैरेटिव है ना, वो उस वक्त खत्म होगा जब हम अपने सिस्टम के अंदर खुद ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे और हम ये शो करेंगे कि हमने ये चीज जो है हासिल की है। सर, मैं जैसा कि पहले जिक्र किया कि आप आलमी सियासत पे भी नजर रखते हैं, आप थोड़ा सा सवाल इस हवाले से, जो बाइडेन आई हैं, जो बाइडेन आने से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी देख रहे हैं? देखिए मैं बहुत इसके ऊपर मैंने लोगों से भी डिस्कशन की है, मैंने पढ़ा भी है इसके ऊपर, और मैं बजाते खुद एक डोनाल्ड ट्रंप का जो था एक उसके बड़ा खिलाफ था, क्योंकि मुझे एरेटिक किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि आज एक बात करें कल दूसरी बात करें। आपको याद होगा 2018 जनवरी में उसका एक ट्वीट आया था जिसमें उसने एक इंतहाई फजूल किस्म की बात की थी 1 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ कि यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल में बाइडन के आने से देयर इज होप, क्योंकि जो बाइडन जो है एक बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और एक एंड आई पर्सनली थिंक कि ही इज अ फार 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 बेटर देन पर्सन देन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो एक अमेरिका के माजी में एक ऐसा दाग है जो हमेशा रहेगा और उसके इफेक्ट्स भी रहेंगे। जो बाइडन के आने के बाद देखें, आप एक चीज ध्यान में रख लें कि ऐसे नहीं होगा कि एकदम से जो पूरा रिलेशनशिप है वो टर्न हो जाए, वो आपको गले लगा लें। आप अगर उनकी ट्वीट देखें एंटनी बिडन की, एंटनी जो उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उनकी जो स्टेटमेंट देखें आप, जो उन्होंने जी उनकी जो स्टेटमेंट आई है जयशंकर के बारे में और जो उनकी टॉक के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, तो उसमें एक टोन में डिफरेंस है। वो वो इंडिया को अपने कैंप में समझते हैं, उनका जो एक लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक जो एक टारगेट है वो चाइना है, और बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ चाइनाज नेक्सस, तो जाहिर है कि वो हमें जो है कभी भी हमारे क्लोज नहीं आ सकते, वो हमें हमेशा एक एंड गेम पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड गेम है अफगानिस्तान वाला, तो वो हमें एक एक उनका जो एक नैरेटिव है, जो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एक सोच है, उनका नैरेटिव है कि पाकिस्तान एक न्यूसेंस है, एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के साथ हमें डील करना है। इंडिया के साथ उनका एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, वो इंडिया के अंदर जो कुछ आज मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो उसको देख के भी एक जो है वो एक दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, वो कहते हैं जी कुछ नहीं हो रहा, एक सरफेस किस्म का उनका क्रिटिसिज्म होता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि रिलेशनशिप कोई कोई बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन डेफिनेटली ट्रम्प एरा से बेहतर रिलेशनशिप होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें, सॉरी एक बात मैं कर दूं, क्योंकि उसमें कई कॉमनैलिटीज हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जो बाइडन के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, फॉर सर, एग्जांपल क्लाइमेट मसला चेंज हो कश्मीर गया। पे बात करते हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ठीक है? और दूसरा सर, इससे रिलेटेड ये है कि आलमी बरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो मसला कश्मीर को इतना संजीदा नहीं लेती है। हमें पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए कि आलमी बरादरी इस सारे मामले को संजीदगी से? इमरान, मैं तो इसके ऊपर बहुत दफा लिख भी चुका हूँ, मैं बहुत सारा दफा कह भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। इसमें मेरा ख्याल है 50-50 हमारा जो है स्कोर कार्ड है। हमने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो कि काबिल दीद है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी तक नहीं की, जो हमें कर लेनी चाहिए थी। मैंने बहुत अर्सा पहले भी ये कहा था एट अ वेरी हाई लेवल के आप जो है डिफरेंट मुल्कों के ममालिक के अंदर रीच आउट करें अपने कॉन्सुलेट्स के थ्रू, वहां पे आप अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें कश्मीर के बारे में, आप लोगों को बताएं, और आपके खिलाफ जो एक पॉइजनस नैरेटिव जो इंडिया ने बनाया है आप उसको ओवरटर्न करें, और उसमें आपकी मदद की जा रही है। मोदी जो हरकतें कर रहे हैं वो दुनिया की नजरों के सामने है और वो देख रहे हैं, तो आप उसको जो है आप प्रोपेगेट करें, जिस तरह उन्होंने आपके खिलाफ ये डिसइंफो नैप कैंपेन की, आपको गंदा किया पिछले 30-40 सालों में, दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान से गंदा कोई मुल्क नहीं है। तो अब वो हालात बदल गए हैं, अब दुनिया को भी नजर आ रहा है कि वहां पे भी एक बिल्कुल एक मैड एक फेलो है, मोदी जो वहां बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है अब इनको आप पॉजिटिवली ले, लेकिन इसमें मोदी के गंदे होने से आप अच्छे नहीं हो जाएंगे। तो आपको अपने आप को अगर अच्छा करना है तो आपको कुछ और पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू करेगी, आपको पर्सनली आपको, जो कि मेरा ख्याल है हो भी रहा होगा, ममालिक के साथ रीच आउट करना पड़ेगा, डिफरेंट ममालिक के साथ, जहां पे आप अपनी जो एक निगोसिएशन लेवरेज है आप उसको बिल्ड करें। आप उसके बाद मैंने एक और बात बहुत दफा कह चुका हूं जो शायद एक दफा आपको बता देता हूं, वो ये था कि मेरा एक प्रपोजल था कि आप एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाएं, और उसके बाद जो है फिर ये जो
कश्मीर क्वेश्चन है उसको वो एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के थ्रू आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भेजें। जब एक एडवाइजरी ओपिनियन आता है वो बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन उसकी एक मॉरल वैल्यू होती है, तो उसके बाद प्रेशर पड़ता है दुनिया में उस मुल्क के ऊपर जिसके खिलाफ वो गया हो फैसला। तो ये चीजें हैं जो करने वाली हैं। अब आई एम श्योर कि स्टेट के पास कोई वैलिड रीजंस होंगे कि वो इस बात को परसू नहीं कर रहे, लेकिन ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन के जो इंडिया पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करवा रहा है, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में तो जी पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम आपके डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंटली इस सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं, और मैं उनको बहुत आई अप्रिशिएट ऑल दैट ही इज डूइंग माशाल्लाह। फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव अ लर्नड एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल सिटिंग एट द टॉप ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी, जिसको के जो कि एक यानी पूरा जो एक ग्लोबल मैट्रिक्स है उसके सामने है, और उसमें समझ रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह हैंडल करना है। हम उसको काउंटर भी कर रहे हैं, उनके नैरेटिव को हम उसको चेंज भी कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले की थी, हर चीज जो है इवेंचुअली वो आ जाती है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। आपने कितनी इंटरेस्ट क्रिएट की है ग्लोबल कम्युनिटी की कि वो आपको एक पार्टनर समझे, पार्टनर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आपके अंदर इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये दुनिया जो है ये अपनी मटेरियल इंटरेस्ट देखती है। वो बेशक एक इंसान हो, वो एक मुल्क हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हर तरफ लोग उस वक्त जाते हैं जब वो अपनी इंटरेस्ट देखते हैं। इंडिया जो है उधर इसलिए रुख किया जाता है क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। अब आर्म्स सेल्स जो होती है इंडिया को, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स परचेजर्स इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहली दफा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड डॉक्टर मोहित यूसुफ, पाकिस्तान पहली दफा बड़ा इफेक्टिवली काउंटर कर रहा है इंडिया की कैंपेन को, उसकी नैरेटिव को। अब हमारे जो बलूचिस्तान है वो अब इंडिया का प्राइम टारगेट है, क्योंकि इंडिया को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो एक प्रॉस्पेरिटी है इंशाल्लाह जो कि आएगी, उसका एक रास्ता है जहां से ये प्रॉस्पेरिटी हासिल करेगा पाकिस्तान। वहां पे सी पैक है, वहां पे रेकोडेक है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंडिया जो है वो वहां पे टारगेट कर रहा है और करेगा। अब हमारा काम ये बनता है एज अ स्टेट कि हम एक जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर लोकल्स को इन्वॉल्व करें, जो कि पाकिस्तान अब कर भी रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक आपके इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्स ने एक स्पॉन्सर किया है यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके बलूचिस्तान में। तो वहां पे एक लॉ स्कूल है, वहां पे मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ आजकल। वहां पे कोई 150-200 बच्चे हैं, तो उनको मैं पढ़ाता हूँ। तो ये चीजें हैं जो हमें करनी है, हमें लोगों को डेवलप करना है, क्योंकि हमें उन लोगों को जिनको नेग्लेक्ट किया गया है पास्ट में, उनको हमें अपनाना है, और हमें उनको ये अपनाइयत का जो एक एहसास है वो देना है। जिस वक्त हम दे देंगे फिर इंडिया कभी भी हमसे ये जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि जब हमारे अपने लोग हमारे से खुश हैं तो फिर क्या कर लेगा इंडिया। हसन असलम शाह साहब के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुकात होंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर। माय प्लेजर जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।